उद्देश्य था एक पौधा लगाना, मैंने पौधा लगाया और उस पौधे को आपके बीच में अब पानी डालना आपका काम है, इसको जीवित रखना आपका काम है। आप प्रयास करेंगे, हौसले अगर आपके हैं तो आसमान की ऊंचाइयों पे भी पहुंच सकते हैं। अगर हौसले नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आप घर से चले हैं, मन में ठान लिया, आज सुबह जैसे कोहरा था, मुझे पता लग रहा था, हमारे उपाध्यक्ष जी बता रहे थे मोहम्मद दीदी साहब कि भैया बहुत कोहरा है, कैसे होगा, क्या होगा। तो हमने कहा नहीं करो, अभी होगा, सब ठीक ठाक निकल आएगा। आप देखो भीड़, धूप भी निकली, अब धूप में बैठा भी नहीं जाता है। कहने का यही है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है गठन का, वो पहले भी बताया है, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। हमारा सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, बेरोजगारी, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या का निवारण, जो मुख्य लक्ष्य हैं हम लोगों के ये हैं। आज तक देश में जितनी भी पार्टियां बनी हैं, आप उठा के इतिहास देख लो, सभी का लक्ष्य धार्मिक है। कोई धार्मिक बात कर रहा है, कोई राजनीतिक जातिवाद की बात कर रहा है, कोई राजनीति अपनी सेकने की बात कर रहा है। लेकिन देश के नौजवानों, रोजगार जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। किसान के इस देश का मारा मारा घूम रहा है, उसकी कोई बात नहीं। श्रमिक है इस देश का मारा मारा घूम रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता। आज जब वोट की लालच आएंगे तो आपको पौवा दारू सब पिला जाएंगे, लेकिन जिस दिन वोट लेके 5 साल आप ढूंढते रहिए, नहीं मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ जो ये देश मैंने ये इसमें छापा है, भले मुझे कुछ भी संशोधन करना पड़े, लेकिन इस उद्देश्य को, मेरी पार्टी का कुछ भी हो सकता है, आगे पार्टी चुनाव आयोग में हो सकता है सिंबल में कुछ मतलब अभी संशोधन भी करे, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ कुछ भी होगी, लेकिन जो भी रहेंगे ये उद्देश्य हमारा रहेगा। इस उद्देश्य में हमने शामिल किया है कि सामाजिक रूप से सभी को बराबर की भागीदारी दी जाएगी। शैक्षिक रूप से पूरे भारत में एक समान सामाजिक, वैज्ञानिक, रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। छोटे स्तर से लेकर के उच्च स्तर की शिक्षा व किताबें समाज को पूरे भारत में दिया जाएगा। हर गांव, कस्बे, मोहल्ले व सरकारी विद्यालय खोला जाएगा तथा उचित प्रबंध के साथ अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ये हमारा उद्देश्य है। आप इसको लग रहा है छोटा सा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगर आप अंधविश्वास और पाखंडवाद की तरफ बढ़ रहे हैं या धर्मवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आप शिक्षित होंगे तो आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। तब किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में खुद नॉलेज आप सिंबल होंगे और आपका कारवां आगे बढ़ रहा होगा। आप ये मान के चलिए, आप लोग यहाँ पे कम संख्या में, लेकिन कल आने वाले टाइम में आप लोग बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर पहुँचने का काम करेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें हैं। राजनीतिक रूप से समाज के महिलाओं को बराबर की भागीदारी दी जाएगी। आर्थिक रूप से सर समाज को मजबूत किया जाएगा। 60 साल के ऊपर के सभी महिला पुरुष को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मासिक पेंशन 10,000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ 60 साल के ऊपर, क्योंकि सरकार दे रही है, लेकिन 600 रुपये 6 महीने में दे रही है। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं, ये ज़्यादातर फार्म भराने का काम करते हैं, इनको मालूम होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 600 रुपये में क्या गुजारा भत्ता हो सकता है? मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी जाति का कोई व्यक्ति है, क्या ब्राह्मण है, क्या ठाकुर है, चमार है, क्या पासी है, क्या धोबी है, क्या धानु, हर बिरादरी का कोई आदमी जो गरीब है, जो इनकम टैक्स नहीं देता है, हम उसको 10,000 रुपये महीने पेंशन देंगे। 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलने का मतलब समझ रहे हो? उसके घर के परिवार के बच्चे बुढ़ापे में उसको धक्का नहीं देंगे, शाम का खाना नहीं बंद करेंगे कि पापा रात में तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए आप रहने दो खाने को, बहुरिया नहीं चिल्लाएगी, खाना नहीं देंगे। इसलिए 60 साल के सभी बुजुर्गों को, चाहे किसी भी जाति का हो, मुझे जाति से नहीं मतलब, मैं जाति मिटाने की बात कर रहा हूँ। जब आर्थिक रूप से देश समान होगा तो जात अपने आप मिट जाएगी। अभी फॉर्चूनर गाड़ियों से आप यहाँ आ जाए तो क्या किसी को पता लगेगा ये दलित समाज के लोग या ठाकुर समाज या ब्राह्मण समाज या किसी अन्य समाज के? नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि आपके पैसे का महत्व। तो हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द राइजिंग ऑफ रूपीज लिखी, किताब एक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो उस पर आप अध्ययन करिए, अगर नेट पे भी सर्च करिए तो आपके अंग्रेज़ों ने इस देश में, मुल्क में अगर रुपए की समस्या को हल किया था तो उसी किताब के लेकर के यहाँ पे हल किया था। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने नोटबंदी की थी, कुछ नहीं मिला तो वही उदाहरण उनको भी मिला था कि उसमें लिखा है नोटबंदी करके इस देश को सुधारा जा सकता है। ये बात उन्होंने अपनी ज़बान से कही, प्रधानमंत्री जी मुकर नहीं सकते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि जब आर्थिक बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, उन्होंने तो धर्मवाद की और जातिवाद की बात नहीं की। संविधान में कहीं प्रावधान नहीं। जब देश का आज़ाद हुआ, इस देश में रहने वाला मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, इस देश में रहने वाला ठाकुर भी इस देश का नागरिक है, हिंदू जिसको कहते हैं, सनातन कह लीजिए, दलित कह लीजिए, आदिवासी कह लीजिए,
क्रिश्चियन कह लीजिए, बौद्धिस्ट कह लीजिए, सब इस देश के नागरिक हैं। जो इस देश में देश आज़ाद के बाद बचे और जो देश आज़ाद होने के बाद पैदा हुए, वो इस देश के नागरिक है। तो किसमें क्यों दुर्भावना की भावना? आज के दौर में सरकार क्या करती है? सिर्फ अपनी लॉलीपॉप दिखाने का काम करती है, सिर्फ हमको आपको बांटने का काम करती है। हमको इसको नहीं जाना है, हमको अपना काम करना है। अगर काम करके हम अपनी इन बातों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। युवा आज बेरोजगार है, भटक रहा है, उसको प्री परीक्षा देनी पड़ती है नौकरी के लिए। हम कह रहे हैं आपको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी। 36 घंटे के अंदर अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती तो 36 घंटे के अंदर विज्ञापन आएगा, वो भी 1 करोड़ नौकरियों का। मेरे दोस्तों, आप युवा हैं, सब बैठे, मुझे बता दो, 1 करोड़ नौकरी कम होती हैं? बहुत होती हैं। और 1 करोड़ नौकरी 36 घंटे में विज्ञापन, फॉर्म भरिए, 3 महीने में परीक्षा करा करके ज्वाइनिंग करा देंगे। आपको नौकरी चाहिए या आपको ले जा करके अंधविश्वास की तरफ ढकेलने वाली सरकार चाहिए? ये आपको तय करना, आपको समय तय करना है। आज हर पार्टी धर्म की बात करती, राजनीति की बात करती। आज जब आती है सरकारी नौकरी एम्प्लॉय की बात, 2002 में पेंशन ख़त्म कर दी गई थी। सन 2002 में पेंशन ख़त्म कर दी थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही? क्या मायावती की सरकार नहीं रही? 2002 के बाद साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार, क्यों नहीं आपने लागू किया? नहीं किया। आज आप वादा कर रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि कल मैं आने वाले, लेकिन मेरी पार्टी की सरकार नहीं रही है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मेरी सरकार बनने पे मैं आपकी पेंशन बहाली करूंगा। क्योंकि साथियों, जब तक आप नौकरी करते हैं 70 से 80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाते, जिस दिन रिटायर हो जाते हैं आपके पास 10 रुपये की इनकम नहीं होती, फिर आपका कैसे खर्चा चलेगा? आप एकदम से अपने खर्चे रोक देंगे, कहाँ से वो खर्चे पूरे होंगे? पेंशन एक सहारा होता है, वो पेंशन अगर मिलने लगेगी तो आपका परिवार आगे आप सुचारू रूप से ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं कहता हूँ कि किसान हैं, किसान रात दिन हमारे गांव में मेहनत करते हैं, लेकिन वो चाहे जाड़ा हो, चाहे पाला हो, चाहे सर्दी हो, मतलब चाहे बरसात हो, जो भी महीना हो, उनको काम करना होता है। लेकिन एक तरफ नहरों, एक तरफ सरकारी ट्यूबवेल की सिंचाई फ्री है, लेकिन आप अपना सरकारी एक नल ट्यूबवेल लगवाइए और उसका पैसा आपको देना पड़ता है, उसका बिल देना पड़ता है, और उसका कनेक्शन के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। मेरी सरकार बनने के बाद मेरा प्रयास है कि आपको कनेक्शन का पैसा नहीं देना होगा। आपके 10 खेत हैं, 10 खेत में आप ट्यूबवेल लगाइए। ये नहीं छोटे छोटे स्तर के खेत बटे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको एक जगह कर दूंगा, चकबंदी होगी तो अलग बात है। लेकिन अगर 10 जगह ट्यूबवेल लगाइए, 10 जगह ट्रांसफार्मर, आपको मैं कनेक्शन फ्री दूंगा, एक पैसा नहीं लगेगा। आपकी जितनी सिंचाई है, बिजली जितनी भी खर्च होगी सिंचाई के लिए, वो बिजली फ्री मैं दूंगा। आप जाके सिंचाई करिए, आपका उत्पादन, क्योंकि जब फ्री वाला बेचने जाता है तो उसका रेट भी वही लगता है, और जो अपने तेल से सींच के लेकर के खेत का फसल पैदा करके जाता है उसका भी वही रेट बिकता है। इसलिए यहाँ पे मेरा ये उद्देश्य है कि समान रूप से लागू होना चाहिए। इसके अलावा हमारा कहना है, जानवर आजकल परेशान किए हैं। लोग खेतों में चढ़ने का काम करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की उपयोगिता घट जाती है उस चीज़ को लोग छोड़ देते हैं, उसको बेकार समझ लेते हैं। 60 साल के बुजुर्ग को, आदमी को कहते हैं बेकार हो गया, रिटायरमेंट हो गया तो बेकार हो गया। उसी प्रकार से जानवर हैं, जैसे आजकल गाय, बैलों की उपयोगिता ख़त्म हो गई, किसान खेती करना बंद कर दिए, उनकी उपयोगिता ख़त्म हो गई। जब उपयोगिता ख़त्म हो गई तो उनको छोड़ दिया गया, फसलों का नुकसान हो रहा है। किसान रात भर डंडे लेकर के अपनी फसलों